मैं डेस्कटॉप एक सेकंड। सर पर ये वीडियो मिल नहीं रही थी कहाँ पर। हाँ मुझे भी नहीं मिली थी उस दिन। रिकॉर्ड आप लोगों को मैंने परमिशन दी थी, आप लोगों को वहां से डाउन खुद से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हाँ हमने तो रिकॉर्ड करी थी। तो आप देखना आपके जूम के सेटिंग्स में जाके कि उसने कहाँ पे आपके सिस्टम में फाइल बना रखी है। सी में जाती है शायद, सी ड्राइव में देख लेना आप उसमें सेटिंग्स में जाके। ठीक है सर। ये अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, इसमें आपको देखो यहाँ पे जाना है जूम के सेटिंग्स में, यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना। ये आपको बता देगा पूरा फोल्डर कि कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है वो। ठीक है, ओके सर। तो अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया कि वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर आपको पता लग गया है कि हाँ वर्डप्रेस पे बनी है वेबसाइट, तो फिर आप क्या करेंगे उसको। तो मैं दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर रही हूँ, आप प्लीज एंटर करा लीजिए। हम्म, इसमें हो रहा है आपका रिकॉर्डिंग का परमिशन, दे दिया मैंने परमिशन। जी सर। तो कंट्रोल यू से आप किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना था, कंट्रोल एफ करके सबसे पहले वर्डप्रेस के लिए फाइंड करना है। वर्डप्रेस इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वेबसाइट इसी में बनती है। अब मैंने फाइंड कर लिया, मुझे वर्डप्रेस ही वर्डप्रेस इसमें दिख रहा है, दैट मीन्स कि मेरा ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बना है। दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या डब्ल्यूपी करके भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो उसकी पूरी फाइल डब्ल्यूपी से बनती है, वर्डप्रेस से। कंट्रोल एफ को प्रेस करके करना है। कंट्रोल यू, अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस यू, तो आपका जो वेबसाइट है उसका सोर्स कोड दिख जाएगा। और अगर कंट्रोल माउस है आपके पास तो माउस से राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स इस पे क्लिक करते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। अब सपोज मुझे पता लग गया कि ये वर्डप्रेस पे है, तो आप ध्यान रखना वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको उसकी होम यूआरएल के बाद स्लैश लगाना होता है, फिर WP सेपरेटर एडमिन ये लिखना होता है। ये लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना इसको। सर हम लोग पूरी ये लिंक नोट कर लें। हाँ मतलब एक फॉर्मेट लिख लो xyz.com इन केस ऑफ वर्डप्रेस, www.xyz.com/wp सेपरेटर एडमिन, ये वाली वेबसाइट लिखनी है तो ये लिख लीजिए। वेबसाइट कुछ भी हो, वो तो बस होम के बाद आप कुछ लेस लगा के WP एडमिन करना। ओके सर। ये मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, वो सब आप सेट कर लोगे। अब नेक्स्ट क्या करना है देखो अब ये वाले केस में मैंने देखा कि यहाँ वर्डप्रेस नहीं है, यहाँ फाइंड करके देख रहा हूँ मैं, नहीं मिल रहा। तो सेकंड केस ये है कि नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आपकी दिख गया कि हाँ वर्डप्रेस नहीं है, तो आपको बिना सोचे समझे फिर क्या करना है, स्लैश लगाना है cPanel। तो ये cPanel से चलती है। ये दूसरा सेकंड पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें हम ले लेंगे यहाँ से देखिए अगेन यूजर आईडी एंड पासवर्ड। cPanel
इतना आया समझ में? इतना हो गया आप लोगों का? यस सर। सर ये वेबसाइट का पेज सोर्स पता लगाने के लिए ही बस है ना? हाँ देखो क्या होता है कि जैसे अपने को एसईओ करना है आगे चल के, तो एसईओ जब हम करेंगे तो वेबसाइट आपके पास आएगी। वेबसाइट आएगी तो आपको क्या है, वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस कैसे? जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, हो सकता है मुझे आगे चल के इसको फ्री ऑफ पेज एसईओ टूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आगे चल के अपने को उसको चेंज करना पड़े या कहीं कुछ भी चेंजेस करने पड़े एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसे तो किसी वेबसाइट को चेंज कर नहीं सकते। आपको क्या चाहिए, उसका एक्सेस चाहिए, आपको उसके क्रेडेंशियल चाहिए। तो क्रेडेंशियल मिलने के बाद ही हम उसको चेंज कर पाएंगे। अब वेबसाइट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनी होती है तो उनके क्रेडेंशियल भी अलग अलग होते हैं। जैसे वर्डप्रेस पे है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, नॉन वर्डप्रेस है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो उसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो बनी किस प्लेटफॉर्म पे है। तो वही टेक्निक मैंने आपको बताई है। सेकंड केस ये है कि ये रीड ओनली है। ओनली ये जो आप देखते हो ना कोड, ये रीड ओनली है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। ओके, ये देखिए, चेंजेस करने के लिए तो आपको एक्सेस लग ही जाएगा। अब ये तो बात हो गई पूरे कोड की, तो मुझे यहाँ से सभी कोड दिख रहा है इसका। देखो, अब मुझे सपोज पूरा कोड नहीं देखना है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन का मुझे कोड देखना है कि जैसे ये वाला जो सेक्शन है या ये इमेज है, इसका क्या है साइज। तो फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई करोगे या माउस से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। ये सेकंड टाइप है इसका, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। ये शॉर्ट कीज बहुत काम आने वाली है आगे। ओके सर। तो पर्टिकुलर किसी सेक्शन का निकालना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई या फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट माउस से। और अगर पूरी वेबसाइट का निकालना है तो कंट्रोल यू या फिर माउस से, कंट्रोल एस कर कर वाइड हाँ, व्यू पेज सोर्स, क्लिक कर कर व्यू पेज सोर्स किया सर। हाँ, या फिर माउस से व्यू पेज सोर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे अगर आपके पास सीएमएस है, वर्डप्रेस में ये आ गई ना, तो बहुत इजी होता है। देखो वर्डप्रेस पे काम करना बहुत इजी होता है और वो नॉन टेक्निकल भी है, तो हम बहुत इजीली उसको कर लें। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि अगर आपके पास कोर की आ गई, कोर वाले केस में, जैसे अभी मैंने बताया आपको anytravelsolutions.com, अब ये कोर पे बनी है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें कोडिंग में जाके काम करना होगा। अब हमारा वर्क क्या होगा? हमारा वर्क ये होगा कि कोई क्लाइंट आपसे बोलता है कि जैसे मान के चलिए आपके पास वेबसाइट है ट्रेवलिंग से रिलेटेड, ये मेरे पास वेबसाइट है, अभी क्या सर्विस दे रही है, ट्रेवलिंग से रिलेटेड सर्विस दे रही है। अब ये चाह रहा है कि कोई गोवा में सर्च करे टॉप टूरिस्ट प्लेसेस इन गोवा या टॉप होटल्स इन गोवा, तो ये रैंक करे गूगल पे। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सर्च किया, होटल्स इन गोवा, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कोई भी सर्च करेगा तो उस पे उसकी वेबसाइट रैंक पे आना चाहिए यहाँ पे गूगल पे। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि इस कीवर्ड पे अगर आपको उस वेबसाइट को रैंक पे लाना है तो सबसे पहले ये कीवर्ड उस वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। भाई गूगल जो है वो टेक्स्ट की लैंग्वेज समझता है, मतलब कीवर्ड की लैंग्वेज समझता है। देख रहे हो आप, क्यूरी टैग लगाया उसने, सबसे पहले बेस्ट सर्च किया, उसके बाद होटल सर्च किया, फिर इन, फिर गोवा। तो ये जो कीवर्ड है, ये अगर आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं होंगे, ये टेक्स्ट आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं होंगे, तो वो कभी भी आपकी वेबसाइट को सर्च में
नहीं ला पाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। Yes, तो हमारा काम एग्जैक्टली क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर वो कीवर्ड लगाने पड़ते हैं हमें। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने कहीं भी कंटेंट के अंदर लिख दिया टॉप होटल best इन गोवा, hotel in Goa. हाँ, या जो भी अपने को प्रोडक्ट से रिलेवेंट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट के पैनल में जाना पड़ेगा। तो CMS तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन कोड आ जाता है, मतलब सॉरी कोडिंग वाली आ जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग में जाके काम करना पड़ेगा। और कोडिंग की नॉलेज लेने के लिए आपको ज्यादा कोडिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। ओवरव्यू मीन्स कि आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है। तो वेबसाइट का लेआउट आप लोग समझ लो। वेबसाइट के अंदर जो सबसे टॉप सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हेडर। ये हमारा हेडर हो गया। जहाँ पे आप ये लोगो वगैरह देखते हो, टॉप सेक्शन जो होता है हेडर होता है, जहाँ पे कंटेंट मैनेज करते हैं हम लोग पूरा ये सब, इसको बॉडी बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट का जो होता है इसको हम बोलते हैं फिटर। ठीक है। तो अब आपका काम दो जगह है, आपका काम या तो हेडर में होगा या फिर बॉडी में होगा, एंड मोस्ट काम आपका हेड और बॉडी में होगा। ओके। अब क्या वर्क होगा हमारा, देखिए जैसे इसका ये हेडर सेक्शन, बॉडी सेक्शन, कंट्रोल F किया मैंने, ये हेड आ गया इसका, कंट्रोल F किया, body. ये बॉडी आ गई इसकी। तो ऐसे अपने को समझना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ HTML का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि जैसे अगर बॉडी को हम सेट कर रहे हैं तो कंटेंट क्या है उसमें, हेड को अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कंटेंट क्या है, तो ये सब इसमें देखना पड़ेगा। अब जैसे इसने इसको गोवा से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड सर्च हो रहे हैं गूगल पे, उस पे वेबसाइट को उसको दिखाना है कि गोवा होटल्स इन गोवा। तो अपन को वो कीवर्ड को प्लेसमेंट करने पड़ेंगे। अब वो कीवर्ड कहाँ प्लेस करने हैं वो चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके। तो वही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ HTML का बेसिक समझना है। देखो HTML जो है, आप लोगों ने सुना होगा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस फील्ड का बेस लैंग्वेज होता है, बेसिक लैंग्वेज होता है। यहाँ जितनी भी लैंग्वेज है सब HTML से ही निकली हुई है। जैसे होता है ना कि इंग्लिश सीखनी है आपको, तो आपको सबसे पहले ABCD सीखना होगा, फिर ABCD के बाद आप क्या करेंगे, उसका सेंटेंस फॉर्म करेंगे, फिर आप उसका वॉकैब्स बनाओगे, फिर आप उसके बाद इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इस तरीके से HTML जो है वो हर लैंग्वेज में यूज होती है। उसके जो टैग होते हैं एट्रीब्यूट्स, बस आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं HTML के बारे में। जैसे कि मम्मी. सबसे पहले जैसे HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड इम्पोर्टेंट चीज कि ये एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज होती है। प्री डिफाइंड मतलब कि यहाँ सब कुछ पहले से ही सेट है, आप कुछ भी चेंज नहीं अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। ये HTML का ड्रॉबैक भी होता है, कि यही रीजन है कि हम दूसरी लैंग्वेज पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी आप अपने खुद से नहीं कर सकते, सब कुछ पहले से सेट है यहाँ पे। क्लियर? दूसरा किसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है टैग और एक होता है एट्रीब्यूट। टैग और एट्रीब्यूट। Sir, we need to write this. लिखना है इसको. क्या बोले? लिखना है इसको. नहीं, मैं मेल करूंगा, समझ लो बस। Okay. तो मैं आपको अभी कुछ HTML के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा किसी ने नहीं पढ़ा होगा, जो CBSE वाले हैं उन्होंने तो किया ही होगा, उसमें होता है ये। तो आपको दो तीन पॉइंट बस ध्यान रखने हैं। एक तो उसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा है कि ये एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, कि ये सब कुछ पहले से सेट है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि इसमें दो चीजें होती हैं जिससे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टैग और एक होता है एट्रीब्यूट। टैग वो होता है जो कमांड देता है, एट्रीब्यूट वो होता है जो उस कमांड को पूरी करता है, उसके टास्क को परफॉर्म करता है। ओके। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा, उस पर हम
बात कर लेते हैं। तो ये मैं पहले आपको मेल कर देता हूँ। खोलो मेल आईडी। सौम्या साहू सैम स्पेल कीजिए। SAUM SAUL, वन सेकंड, एक मिनट, SAUL YA सर SAUMYA SAUMM सौम्या अच्छा, MYASAHU SAHU, अच्छा, साहू, SAHU ओके। 56 56 at जीमेल, the rate gmail.com। चेक कर लो एक बार, सही है? हाँ सर सही है। ठीक है, आप अपने साथ वाले को दे देना। आयुष आपका बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड। सर तो फिर आप ये मेल करेंगे तो ये जो आप HTML का ये मेल कर रहे हैं तो ये हम लोगों का वो आएगा पूरा कोड हाँ, ये कोड की फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट की फॉर्म में भी है, कोड की फॉर्म में भी है, और एक मैं करके बताऊंगा आपको। एडिट करेंगे। और सर सी पैनल का कोई आपने बताया था कि इसको इसमें क्या यूज करना है सी पैनल का? सी पैनल? हाँ नहीं, सी पैनल देखो, अभी मैंने सिर्फ एक आपको इंट्रोड्यूस किया है उससे कि ये ऐसा होगा। अब वो कैसे होगा वो बहुत आगे की बात है। हेलो तो मैंने बस सर। ऐसे लिख लिया है नहीं। जी, सर, पापा वाली आईडी दे दूं क्या? क्या बोल रहे हो? पापा वाली ईमेल आईडी दे दूं क्या आपको, जीमेल की? किसी की भी दे दो, बस आप एक्सेस कर लो, वो देना। हाँ सर। सर SINGHAL, SAN, नहीं SIH S अच्छा, SIN SIN, सिंह, NGHAL GHAL, SU DHIR 319 @gmail.com। ठीक है, ये मैंने मेल कर दिया। आप लोग देख लेना, प्राइमरी में अगर नहीं आता तो एक बार स्पैम में जाकर चेक कर लेना, क्योंकि रिपीट मेल है, स्पैम में भी जा सकता है। ओके, तो कोई भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, कोड को लिखने के लिए आपको कोड एडिटर की जरूरत होती है, जिसमें आप उस कोड को लिख सको, उस कोड को राइट कर सको। तो HTML को आप सिंपल सा नोटपैड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग विंडोज चला रहे हो तो आप लोग नोटपैड में चलाइएगा। मेरे पास मैकबुक है तो मैं अभी नोटपैड नहीं दिखा सकता इसमें आपको, तो मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको करके बता रहा हूँ। ओके, आप लोग नोटपैड में कीजिएगा, या फिर W3 स्कूल, इसके एडिटर पे भी यूज कर सकते हैं। देखो, सीखने के लिए ये भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, W3school.com। आप अगर अच्छे लेवल पे करना चाहते हो कोई भी चीज, HTML वगैरह या जो भी है, तो आप इसको भी लिख लो, W3schools.com, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। w3school.com। सर आ गया है मेल। अब देखिए, आप कोड लिखते हैं यहाँ पे,
इसको हटा दे दिया। अब ये तो बना हुआ दे रहा है आपको, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको टैग और एट्रीब्यूट, तो आपको टैग का कैसा सिंबल होता है, ये कुछ इस तरीके से, ये टैग का सिंबल होता है जो भी आप यहाँ लिखोगे। और जो टैग हम स्टार्ट करते हैं वो टैग हमें एंड करना पड़ता है स्लैश लगा के, कुछ इस तरीके से। देखिए HTML खुद अपने आप में एक टैग है, तो स्टार्टिंग ही आपको HTML से करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप HTML लिखोगे और एंड, ये देखिए। अब आप चाहो तो कंपैरिजन करते जाओ। देखो इस वेबसाइट पे अभी हम बात कर रहे थे, इसने HTML से स्टार्ट किया है, ये देखिए, ये HTML ऊपर, और HTML से इसने एंड किया होगा, देखिए लास्ट में HTML। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो मैं आपको साथ में दिखाता भी जा रहा हूँ। उसके बाद हेड आता है। हेड ये हर वेबसाइट में मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, ये हर वेबसाइट में कंपलसरी है, मिलना ही मिलना है आपको। हेड स्टार्ट होगा और हेड एंड होगा। ये मैं पूरा एक लेआउट आपको बता रहा हूँ। तो स्लैश, हाँ, स्लैश लगा दिया हमने। देखो इसमें ये हेड टॉप पे मिलेगा, देखो ये हेड स्टार्ट हो रहा है, अभी कहीं ना कहीं एंड भी हुआ होगा, तो आप अभी पता नहीं कहाँ होगा वो, तो हम कंट्रोल F करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एंड हो रहा है, उसके जस्ट बाद ही बॉडी स्टार्ट हो गई। बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी एंड हो गई। तो ये जो 3 सेक्शन है ये आपको हर वेबसाइट में मिलने ही मिलने। अब आपका जो वर्क है वो 2 जगह है, या तो हेड के सेक्शन में है या फिर बॉडी में है, बस ये 2 जगह आपका काम रहेगा। अब हमारा वर्क क्या रहेगा वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि क्या अपने को वर्क करना है इसके अंदर। हेड जैसे आपको दिख जाए तो उसमें कुछ टास्क हम करेंगे, बॉडी जैसे हमें दिख जाए उसमें कुछ टास्क हम करेंगे। तो क्या टास्क हम करेंगे वो मैंने आपको मेल किया है। तो यहाँ पे देखिए SEO इन हेड करके मैंने आपको कुछ नोट दिए हैं, तो इन नोट्स में आप जाओगे SEO इन हेड, और ये पूरा की पूरा आपको कॉपी करना। ये कॉमन होगा सभी वेबसाइट में, यही लगता है, कोई भी चेंजेस हमें इसमें नहीं करने होते हैं। ये रटने वाली चीजें हैं पूरी, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्री डिफाइन है, पहले से बनी है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, आपको बस याद रखना है। देखिए ये लगाना है आपको, मेटा ऑथर्स, मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा शॉर्टकट्स या जो भी है। अब देखो यहाँ पे इसने भी यही किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा ऑथर्स, वही सब दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये तो आपका काम क्या है, सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करना। रिप्लेस मींस हैशटैग, ध्यान रखना। हैशटैग आपको कभी भी किसी वेबसाइट में दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपसे रिप्लेसमेंट मांग रहा है। तो जैसे कोई वेबसाइट आपके पास आएगी, वो डेवलपर ने बनाई होगी, ओके, तो उसने हैशटैग लगा के छोड़ दिया। हैशटैग लगा के छोड़ दिया मतलब उसने ये बोला है कि आप आगे चल के हैशटैग को हटा के इसके बीच में वैल्यू दे देना, आपको जो भी देना है। तो हम क्या वैल्यू क्या देंगे? ये कीवर्ड होता है, मतलब जो सर्च होता है, जैसे बेस्ट होटल आपने बताया था, बेस्ट की जगह। हाँ, तो हम क्या देंगे इसमें, कौन सी वैल्यू देंगे? हमारे कीवर्ड्स देंगे हम। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने लिखा मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मैं हैशटैग को हटा के यहाँ क्या करूंगा, अपने कीवर्ड्स का जो पार्ट है वो देने की कोशिश करूंगा। जैसे इसने दिया है, इसने क्या लिखा है यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में, देखिए, एनी ट्रेवल सॉल्यूशन इज द बेस्ट ट्रेवल कंपनी इन गोवा, ट्रेवल कंपनी इन गोवा। आ रहा समझ में? ये देखिए, तो ये पार्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइटल, तो ये जो टाइटल यहाँ से सेट करेंगे। सर जो ये ऑथर के बाद हैश है, ये इसमें हमें कंटेंट, मतलब इसमें कंटेंट लिखा हुआ है तो हम अपना कंटेंट डालेंगे यहाँ पे कि हम कीवर्ड डालेंगे? नहीं नहीं, बस ओनली हैशटैग, बाकी सब एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको जो तो वैल्यू ये देनी पूछ है रही हूँ वो, कि हाँ,
जी जी सर, जैसे कि ये जो कंटेंट के बाद हैश है, तो यहाँ पर हमें कीवर्ड जब हम एडिट करेंगे तो हमें यहाँ पर अपना कंटेंट जो हम डालना चाहते हैं, अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, वो डालेंगे, या हम जो कीवर्ड डालना चाहते हैं मतलब अलग से ही दिखे वो चीज? वो मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें टाइटल। तो सर्च इंजन सबसे पहले टाइटल को प्रायोरिटी देता है। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट होटल इन गोवा, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट आपका कहाँ दिखेगा? ये वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे दिखने वाला है। दिस वन इज टाइटल, ओके। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन का आंसर सुनिए। आपने बोला कि भाई मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कंटेंट लिखूंगी या फिर यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगी? आपको कस्टमर को पढ़वाना भी तो है, तो कस्टमर को पढ़ने में अच्छा लगे तो हम क्या करेंगे, डेकोर करके लिखेंगे उसको। कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कीवर्ड ही लगा दिया। भाई आप घड़ी घड़ी कीवर्ड लगाओगे तो वो पढ़ने में कितना गंदा लगेगा। आ रहा समझ में? मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया बेस्ट होटल इन गोवा, फिर कॉमा लगा दिया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे होटल इन गोवा, मोटेल्स इन गोवा, इस तरीके से। तो ये गलत है तरीका। कस्टमर को थोड़ा सा अच्छा, आपने एसईओ के हिसाब से ठीक किया है वो। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया वी आर द लीडिंग कंपनी फॉर होटल्स। आ रहा समझ में? इस तरीके से मैंने लिखा तो हमारा कीवर्ड भी आ गया उसके अंदर और एक सेंटेंस भी आ गया। तो आपको क्या एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना होता है कि भाई अपना काम हो जाए, कीवर्ड भी उसके अंदर आ जाए। जैसे आप देखो दूसरों के टॉप 10 बेस्ट गोवा होटल्स, 5 स्टार होटल्स इन गोवा। अब देखो होटल्स इन गोवा भी आ गया, 5 स्टार होटल्स इन गोवा भी काउंट हो गया उसके अंदर, 3 स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे। अब इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखोगे आप। मेटा, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें वो होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखोगे। ये कहाँ दिखेगा? ये वाला जो सेक्शन है, देखिए ये यहाँ दिखता है। अब ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया, देखिए। ओके। अब सपोज मेरी कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, हम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। अब आप एक से ज्यादा सर्विस दे रहे हो, कोमा एसईओ, कोमा एसईएम, कोमा ईमेल मार्केटिंग। तो कितना लिखना है? ऐसा नहीं कि आप लिखे जा रहे हो। इनकी लेंथ होती है, टाइटल की जो लेंथ होती है वो होती है 70 कैरेक्टर्स, इंक्लूडिंग कोमा एंड स्पेस। देखो जैसे जितने भी लेटर है हमको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट करेंगे, तो ऐसे करके 70 तक आप ले सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 156 कैरेक्टर्स। लेंथ का कोई लॉजिक नहीं है, लेंथ का सिर्फ ये लॉजिक है क्योंकि यहाँ इतनी ही स्पेस होती है। इससे ज्यादा आप लिखोगे तो गूगल डॉट डॉट लगा देता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसने डॉट डॉट लगा दिया, यहाँ पे उसने डॉट डॉट लगा दिया, उसके पास इतना ही स्पेस। आपको वो अगर स्पेस नहीं देगा तो आप तो भर दोगे पूरा पेज। ओके। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। पहला है टाइटल, सेकंड है मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके। तीसरा है इसमें मेटा कीवर्ड। देखो मेटा कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन ये दो चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस समझो पहले। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि मेटा डिस्क्रिप्शन तो यहाँ दिखता है सर्च इंजन पे, ये देखिए ये दिख रहा है, लेकिन मेटा कीवर्ड यहाँ कहीं नहीं दिखता। और अगर कहीं नहीं दिखता है तो मुझे उसको डेकोर करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, अपने कीवर्ड लगा दूंगा, क्योंकि कस्टमर को तो दिख नहीं रहा है वो। तो आप क्या करें, अपने जो रूट वर्ड है जो भी, वो यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए ये मैंने लिख दिया, है ना। तो ये कर लोगे आप। अब
एक और डिफरेंस मेटा कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन में कि सर्च इंजन में से गूगल मेटा कीवर्ड्स को फॉलो नहीं करता। आज से 2 साल पहले इसने मेटा कीवर्ड को फॉलो करना बंद कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है। ओके, तो आप नहीं लिखोगे उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें दूसरे सर्च इंजन के बारे में भी सोचना है, याहू, बिंग या छोटे बड़े जो सर्च इंजन है। तो आप तो लगा दो, अपना कोई लॉस भी नहीं है लगाने में, तो इस तरीके से आप ये सेट करेंगे। बाकी ये ऑप्शनल है। मेटा ऑथर में आपने अपना नाम लिख दिया, अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, लगाओ तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जितना बताया उसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ये जो है, ये जो मेटा नेम, मेटा ऑथर कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन, ये केवल हमारे जो गूगल सर्च या कोई भी प्लेटफॉर्म जो सर्च करेगा हमारे, उस पे जो ऊपर का दिखता है उसके लिए यूज होता है केवल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी वेबसाइट में जी? आपकी वेबसाइट में अगर ये पार्ट नहीं होगा तो आप सर्च इंजन पे कभी भी नहीं आ पाओगे। अब जो मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन का रोल क्या है, ये तो ठीक है, चलो आपने ये डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ वगैरह जो भी है वो किया, प्रैक्टिकल रीजन क्या है इसका लगाने का? प्रैक्टिकल रीजन समझिए आप इसको, अभी आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है कि जब मैं गूगल पे कोई भी चीजें सर्च करता हूँ, जैसे मैंने आप सर्च किया बेस्ट होटल्स इन गोवा, यहाँ पे उसने आपको कुछ 7 करोड़ 3 लाख के अप्रोक्स रिजल्ट दिए। तो क्या बस इतनी ही वेबसाइट है इसके पास? वेबसाइट तो बहुत होंगी भाई, बैंकिंग सेक्टर है, एंटरटेनमेंट फील्ड है, उसमें भी बहुत सारी वेबसाइट होंगी, आईटी फील्ड में भी होंगी, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में भी होंगी, मिलियंस ऑफ अनलिमिटेड वेबसाइट है गूगल के पास। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, आपको सिर्फ इससे रिलेटेड रिजल्ट लेके आया है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का एग्जैक्टली रोल क्या है कि वो आपकी वेबसाइट को कैटेगराइज करने के काम में आता है, ताकि जल्दी से जल्दी, अब आप देख रहे हो बेस्ट होटल इन गोवा, तो यहाँ पे उसने 7 करोड़ 3 लाख जो रिजल्ट आपको दिए हैं वो सिर्फ 0.9 सेकंड में दे दिए। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है उसके पास जो इतने कम समय में इतने सारे रिजल्ट्स ला रहा है? वो बिकॉज ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अलमीरा है, उस अलमीरा में आपने व्हाइट, ब्लैक, ब्लू कलर की शर्ट्स रखी हुई हैं और बहुत सारी कलर की शर्ट रखी हुई हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाइट कलर की शर्ट निकालो, आप निकाल तो लोगे लेकिन आपको निकालने में टाइम लगेगा। अब हमने क्या किया, अलमीरा को अलग अलग कर दिया, व्हाइट अलग कर दी, ब्लैक अलग कर दी, तो क्या अब आप जल्दी निकालोगे? आ रहा समझ में? बहुत फास्ट निकाल लोगे आप, क्योंकि व्हाइट ही तो है उसके अंदर। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे अपनी वेबसाइट को कैटेगरी असाइन कर देते हो तो सर्च इंजन क्या करता है कि उनको फिर उसी कैटेगरी में जाके ढूंढेगा। तो उसके जो डेटाबेस है उसमें क्या है, सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग सेक्शन की। होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट को वो अलग रखेगा, आईटी वालों को अलग रखेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया तो उसको समझ में आ गया कि ये कीवर्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो उसी सेक्शन में से जाके सिर्फ वेबसाइट को फाइंड करता है, वो पूरा डेटाबेस चेक नहीं करता है अपना। आ रहा समझ में? तो वो चीजें हम उसको यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमने किस चीज के लिए किया है। अब आप सोचिए, उसके मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, तो अब जितनी भी वेबसाइट, अब मैं अकेला तो हूँ नहीं जो डिजिटल मार्केटिंग पे सर्विस दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग, जैसे मान के चलिए आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर दिए, तो आप भी लगभग यही कीवर्ड यूज करोगे। ओके, तो जिन जिन का मेटा डिस्क्रिप्शन मैच करेगा उन सब वेबसाइट को वो एक जगह पर रख देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ इन्हीं मेटा डिस्क्रिप्शन वाली वेबसाइट को लेकर आए। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसलिए ये सबसे इनिशियल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो अब आपकी वेबसाइट सर्च में नहीं आएगी और बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एसईओ बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज होती है। इसमें आप देख रहे हो इतने सारे रिजल्ट्स हैं और आपको फर्स्ट पेज पे आना है, और फर्स्ट पेज में भी सिर्फ 10 रिजल्ट है, 10 में से एक आप होंगे। इतना सिंपल नहीं होता है, आपको हर एक छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। अब कुछ लोग आलसी होते हैं, वो सोचते हैं चल छोड़ो यार, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कहीं पे आलस कर दिया, आपने सोचा कि चलो छोड़ो उसको, तो माइनर सी प्रॉब्लम है, तो वो माइनर सी प्रॉब्लम आपको 10वें रिजल्ट से सेकंड पेज के 11वें 12वें रिजल्ट पे लेके चले जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ, बाकी अपन कल करेंगे अभी। तो ये मैं कल बता दूंगा आपको। चलो, ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हमारा हो गया। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक बताया था टैग और एक बताया था एट्रिब्यूट।
डिफरेंस समझिए, टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ब्रैकेट में जो लगे होते हैं इसको हम बोलते हैं टैग, और एट्रीब्यूट जो होता है वो हमेशा टैग के अंदर वर्क करता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो टैग के अंदर वर्क करते हैं, ना कि टैग के बाहर वर्क करते हैं। और एक टैग के अंदर आप कितने ही एट्रीब्यूट लगा सकते हो, और कोई भी टैग सेपरेट वर्क करेगा। एक टैग के अंदर दूसरा टैग नहीं लगता है, टैग हमेशा सेपरेट वर्क करते हैं और एट्रीब्यूट हमेशा टैग के अंदर वर्क करते हैं। जैसे समझते हैं इसको, बॉडी। अब मैंने बोला कि मुझे बॉडी चाहिए, वेबसाइट का बॉडी मतलब वेबसाइट का ये वाला सेक्शन, अपीयरेंस सेक्शन जो कस्टमर को दिखता है। लेकिन मैंने बोला उसको कि कलर मुझे उसका क्या चाहिए, कलर मुझे चाहिए उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए। तो मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर यहाँ पे स्पेस देके बैकग्राउंड लिखा इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू दे दी डबल इन्वर्टेड कॉमा में BLACK। तो ये क्या है, मेरा एट्रीब्यूट है। तो उसको मैंने बोला कि मुझे बॉडी चाहिए, लेकिन बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो ध्यान रखना, टैग के अंदर स्पेस देके, टैग के अंदर स्पेस देके जो भी आता है उसको हम हमेशा एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो दो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जो ब्रैकेट से क्लोज होता है, जो ब्रैकेट से क्लोज होता है, सटा हुआ होता है, वो हमेशा टैग होता है। और जो टैग के बाद स्पेस देके आता है वो हमेशा एट्रीब्यूट होता है। और जो डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको दिखता है वो हमेशा उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब जैसे इस लाइन में आप बताओ मुझे कौन सा टैग है, कौन सा एट्रीब्यूट? सर वैल्यू तो जो इन्वर्टेड उनमें कॉमा में है। क्या क्या मामा? कंटेंट टैग है हमारा, मेटा क्या है यहाँ पे? टैग है। टैग है। नेम? सर नेम नेम एट्रीब्यूट। हमारा एट्रीब्यूट है। डिस्क्रिप्शन? सर ये जो डिस्क्रिप्शन चीज वैल्यू। क्वालिटी है, डिस्क्रिप्शन नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। वैल्यू कंटेंट है, क्या है? वैल्यू है कंटेंट, सर। कंटेंट क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कंटेंट है। देखो फिर से एक और एट्रीब्यूट लगा दिया उसने उसी के अंदर। और फिर ये क्या है, वी आर द लीडिंग कंपनी, ये भी वैल्यू है सर, जो कॉमा में ये है। वैल्यू। तो अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमेशा टैग के अंदर वर्क करते हैं और टैग के साथ स्पेस देके बनाए जाते हैं। और आप एक टैग के अंदर कितने ही एट्रीब्यूट लगा सकते हो, और एक टैग के अंदर दूसरा टैग कभी वर्क नहीं करता, टैग हमेशा सेपरेट वर्क करते हैं। ओके, तो जो मैंने आपको कोड दिया है उस कोड के हिसाब से आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना, उसके बाद अपन आगे समझते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे सेशन दिए हुए हैं, w3schools.com पे आप जाना। आप क्योंकि प्री डिफाइंड लैंग्वेज है, आप पहले से ही चाहो तो प्रिपेयर कर लेना। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, w3schools.com पे जाके ट्यूटोरियल्स में जाना, और यहाँ पे आपको लर्न HTML इस पे क्लिक करना, थोड़ा सा गो थ्रू करके आना, बाकी चीजें तो मैं बताऊंगा ही आपको। देखिए यहाँ पूरा दिया हुआ है, होम, इंट्रोडक्शन, एडिटर्स, एलिमेंट्स, हेडिंग, इमेजेस, और सारे कोड भी दिए हुए हैं उसने पूरे आपको कि किसका क्या कोड होगा। तो बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। कोडिंग करना हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है, जिसको नहीं आ रहा है वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लो। आपसे कोई कोडिंग नहीं करवाएगा, लेकिन हाँ, हमें नॉलेज होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। भाई देखो सिंपल सी बात है कि कोई आपको एसईओ के लिए वेबसाइट दे रहा है और आपको पता है कि उस वेबसाइट के अंदर मुझे हेड सेक्शन में जाके काम करना है। अब आपको यही नहीं पता होगा हेड सेक्शन होता कहाँ है, क्या वैल्यू होती है उसकी, तो आप कैसे फाइंड करोगे उसको, इमेज क्या होती है, उसके लिए कोडिंग क्या होती है। तो बस आपका काम अब ये इतना तो डेवलपर करके ही देता है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपका काम वहाँ पे सिर्फ इतना सा होगा कि हैशटैग को हटाओ, अपनी वैल्यू दो, दैट्स ऑल, खत्म बात। लेकिन हम फिर भी इसको डेप्थ में समझेंगे कि भाई कभी इन केस डेवलपर नहीं हुआ कंपनी के अंदर, तो हम हर चीज के लिए डेवलपर पर थोड़ी डिपेंड होंगे, कुछ चीजें हम खुद से भी करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, चलिए फिर इसको नेक्स्ट में करते हैं। मंडे को अब रहेगा आपका, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग टाइम बढ़ाएंगे मंडे से। ओके, गुड डे। थैंक यू सर।